हाँ, तो नमस्कार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अभिनंदन है, आभार है हमारे इस मंच पर। तो आज हमारे साथ गोगामेडी से पूर्व सरपंच रह चुके विक्रम सिंह जी राठौड़, एक अच्छे राजनेता, एक अच्छे अधिवक्ता और बहुत ही शानदार प्रतिभा के धनी हैं। तो आज हमारी इनसे मुलाकात होगी, बहुत से मुद्दों पर आज गांव के और बहुत से राजनीतिक मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, आपको और आपके सारे दर्शकों को, ग्रामवासियों को। तो अंकल जी, जैसे आपने गोगामेडी में अच्छे और बुरे बहुत से दौर देखे हैं, तो बात करें आपकी कार्यकाल, जब आप सरपंच थे, आपके कार्यकाल का समय लगभग क्या है सर? 1995 से 2000। 1995 से लेकर के और 2000 के बीच जो है विक्रम सिंह जी सरपंच रह चुके हैं। तो उस समय जो काम होते थे और अब जो काम होते हैं उनमें थोड़ा सा कोई? नहीं, काम तो जो उस समय होते थे लगभग वही काम आज हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा तौर तरीके में फ़र्क आ गया है। अब सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया और ठेका पद्धति शुरू हो गई। उस समय ये सब नहीं था। तो सर आपने उस समय, जैसे आपके ऊपर बहुत से लोगों का मानना है सर, आपके समय बहुत से जैसे बात करें भी गोरखटीला प्रन्यास है एक तो, और एक जैसे मंदिर है। तो सर सबसे पहले आप 1995 की बात करें तो उस समय की स्थिति क्या थी? मतलब कितने के जो है यहाँ पे मकान थे, कितना गांव में क्षेत्र, मतलब लगभग जनसंख्या कितनी की थी? जनसंख्या तो उस समय लगभग अपने पंचायत में, जब मैं सरपंच बना था तब 2400 के आसपास वोट थे, और अब लगभग 4500 से ऊपर है, 4550 हैं। तो जनसंख्या तो 95 से लेकर के अब तक अगर अपन वोटों के हिसाब से आकलन करें तो लगभग दुगनी हो गई है। गोरखकिला की जहाँ बात करें तो गोरखकिला में चूँकि वो जो 10 बीघा भूमि है उसी में पहले मकान बने हुए थे, और वो मकान आज हैं। गोरखकिला में कोई विशेष परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा। तो सर जैसा कि आपको देखा है अभी, आप कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, एक सदस्य भी हैं, और लगातार जो लगभग कांग्रेस पार्टी में रहते हो, आपको कितने वर्ष हो गए सर? मूल रूप से तो मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ। मेरा परिवार, मेरे पिताश्री, मेरे लगभग पिताजी के बड़े भाई वगैरह, जो मेरे बाबू साहब वगैरह, सब लोग कांग्रेस में रहे हैं। कांग्रेस से सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, और उसी का नतीजा कि हम लोग कांग्रेस से जुड़े। और मैं भी लगभग जब से मैंने राजनीति शुरू की है कांग्रेस में ही हूँ। बीच में एक बार सामाजिक न्याय मंच से ज़रूर चुनाव लड़ा था, चूँकि आरक्षण का मूल ओबीसी और जनरल कास्ट को आरक्षण की बात थी, तो उस समय मैंने सामाजिक न्याय मंच से ज़रूर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस से थोड़ी दूरी हो गई थी, लेकिन वैचारिक रूप से तब भी कांग्रेस से था, आज भी कांग्रेस ही हूँ। तो सर बात करें जैसे 2014 से जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में आ रही है, और जो कांग्रेस है जो पिछड़ती जा रही है, तो उसकी जो वर्तमान स्थिति की बात करें आपकी पार्टी, उसका मतलब क्या, उस पर क्या क्या कारण है सर उसका? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का पिछड़ने का सवाल है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। हाँ, चुनावी परिणाम में ज़रूर नज़र आ रहा है कि कांग्रेस लूज़ कर रही है, लेकिन इसका मूल कारण ये है कि कांग्रेस ने लगभग 60-65 साल तक कमोबेश सत्ता में रही, प्रदेश और देश दोनों जगह। तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लागू हो जाता है। लगातार जब एक लोगों को एक बात पढ़ाई जाती है तो लोगों को लगने लगता है कि यार दूसरा बेहतर विकल्प हो सकता है। उसी का परिणाम है कि बीजेपी आज सत्ता में है, लेकिन बीजेपी से 10 साल में ही मोहभंग होने जा रहा है। और आज भले ही चुनावी परिणाम कुछ हों, लेकिन जब व्यक्तिगत बातचीत चलती है तो लोग बाग जो है बीजेपी को नकारने में रुचि रखते हैं। अब चुनाव जीतना चूँकि एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सहारे जो है बीजेपी ने सत्ता हासिल की है, और बहुत लंबे समय तक अपने घर में भी देखें कि घर का व्यक्ति जब एक घर के सारे लेन देन करता है, घर का मुखिया या घर का एक बच्चा, तो घर के लोग भी उससे नाराज़ हो जाते हैं एक समय निकलने के बाद में कि इससे हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से देश के हालात थे, बहुत शीघ्र सुधरने जा रहे हैं। कांग्रेस इतनी कमज़ोर नहीं, कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत हैं।
सर बहुत से लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी से जब तक गांधी नाम नहीं हटेगा तब तक जो है कांग्रेस पार्टी जो सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती है। देखिए, ये एक दुष्प्रचार है। गांधी नाम आज आज राहुल गांधी जो है या गांधी परिवार जो है, लगभग आप ये मानिए कि राजीव गांधी के बाद में आज तक गांधी परिवार किसी भी संवैधानिक पद पर, किसी एमपी और एमएलए के अलावा, एमपी सांसद बनने के अलावा, वो ना तो कहीं मंत्री रहे हैं, ना कहीं वो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, किसी संवैधानिक पद पर आज तक नहीं है। उसके बावजूद भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है मोदी जी और अमित शाह के सारे भाषण राहुल गांधी या गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमते हैं। आज भी देखिए, पिछले 90 आप की बात करें, 91 की बात करें तो 9 साल 32 साल हो गए। 32 साल से जो परिवार किसी भी पद पर नहीं हो, उसके बावजूद भी उस परिवार को कोसा जाए, इसका मतलब उसमें ताकत तो है। नहीं तो 32 साल बाद में लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, जन्मे हुए बच्चे। तो ये एक दुष्प्रचार है, और दुष्प्रचार वही लोग करते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से, या बीजेपी IT सेल है, ऐसा कुछ नहीं है। गांधी परिवार जो है उसने देश के लिए बहुत बलिदान किया है। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा लंबा समय बिताया, जेल गए। आज वो लोग उंगली उठाते हैं जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपने उंगली का नाखून तक नहीं कटवाया। इसलिए इस प्रकार की बातों का कुछ नहीं है, ये दुष्प्रचार है। सर आप काफ़ी वर्षों से जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक कदावर नेता भी है और अच्छे प्रतिभा के धनी हैं। तो सर अगर बात करें आपके, तो सर कांग्रेस पार्टी ने आपको आज तक के इतिहास में कोई छोटी या बड़ी या कोई छोटी बड़ी अहम जिम्मेदारी सौंपी है सर? देखिए, बहुत बार ऐसे ऑफ़र भी आए, लेकिन चूंकि मैं इतना समय जो है क्योंकि कांग्रेस में पद लेने का मतलब पूर्णकालिक रूप से कार्यकर्ता बन करके काम करो, तब तो आप पद के साथ न्याय कर पाओगे। घर गृहस्थी की जिम्मेदारियाँ भी हैं और दूसरी जिम्मेदारियां भी है, इसलिए मैंने कभी भी पद की तरफ ध्यान नहीं दिया। ऐसे अवसर कई बार आए जब मुझे ऑफ़र किया गया, लेकिन मैंने हर बार मना कर दिया। शालीनता के साथ में मैं पार्टी के साथ हूं, और आप भी आपने देखा है पिछले चुनाव में भी, और हर चुनाव में आप देखते ही हैं, मैं पार्टी के प्रति समर्पित हूँ। तो सर विधानसभा चुनाव में आपने शायद थोड़ी कोशिश की थी सर टिकट की? हाँ, बिल्कुल की थी। तो उसमें फिर क्या समस्या रहेगी सर? देखिए, टिकट एक कोई मिलती है। भादरा में कांग्रेस के हालात इस कदर हो गए थे पिछले 10-15 साल में, उसके लिए कहीं ना कहीं पार्टी जिम्मेदार है कि पार्टी की स्थिति बहुत कमज़ोर थी। हमने प्रयास किया, लेकिन पार्टी चूँकि एक तो जातिगत फैक्टर है, क्योंकि एक बात ऊपर बैठी हुई है कि जाट बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए प्राथमिकता जाट को दी जानी है। दूसरी बात कि जब एक बार ऐसा अवसर आया था शायद 26 तारीख के आसपास, कि मुझे भी बुलाया था बातचीत करने के लिए, और उस समय मैंने विनम्रता के साथ मना कर दिया था, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए ऐसा नहीं है, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। टिकट एक कोई मिलती है, हम लोग उसके साथ में थे। अजीत बेनीवाल हमारा भाई है, हमारा भतीजा है, परिवार का सदस्य है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी में कई बार मौके मिलते हैं, कई बार नहीं भी मिल पाते। सर आगे क्या आशा रखते हैं? आपको कोई अहम जिम्मेदारी, या आप कोई विधानसभा या चुनाव या कोई लोकसभा में कोई टिकट मिलने? देखिए, तो पार्टी को तय करना है, ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम आगे क्या विचार। जो व्यक्ति राजनीति करता है उसकी, हर व्यक्ति की इच्छा होती ही है कि मैं पार्टी में चुनाव लड़ूं, चुनाव लड़ करके आगे बढ़ूं और लोगों के बीच में रहूं। अब पार्टी क्या तय करती है, कब तय करती है, कैसा तय करती है, सब पार्टी के स्तर की बात है। इसलिए मैं इसके ऊपर कोई ज़्यादा टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हूँ। तो सर हमारा अगला सवाल गोगामेडी के एक महान और प्रतिष्ठित व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने 2-3 बार जो है विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है। तो सर हमारा सवाल जो ये है कि अभी जैसे गोगामेडी के अंदर जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसमें जो गोरखला प्रन्यास के जो अध्यक्ष हैं महेंद्र श्री रूपनाथ जी महाराज, उन्होंने लगभग 200 लाख यानी कि 2 करोड़ रुपए लगा करके एक शानदार शिक्षा के क्षेत्र में एक साइंस भवन जो है विद्यालय को समर्पित किया था।
तो उस समय सर आप पर आरोप है कि आपने विरोध किया था कि जो प्रन्यास के जो अध्यक्ष हैं महंत जी, वो जो है स्कूल की जो ज़मीन है वो हड़पना चाहते हैं और ट्रस्ट के नाम या अपने नाम करना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो कि आपने कहा महंत जी ने 2 करोड़ रुपए स्कूल में लगाए हैं। ये सही है कि महंत जी के प्रयासों से स्कूल में पैसे लगे हैं, लेकिन वो सब पैसा चंदे का है, दान का पैसा है, इसलिए वो निजी संपत्ति नहीं है। दूसरी बात, उस समय महंत जी का ऐसा प्रयास था, उन्होंने पट्टे के लिए ग्राम पंचायत में अप्लाई भी किया था और पट्टा बना करके वो उसको निजी संपत्ति के रूप में अख्तियार करना चाहते थे। तो हमने उस समय विरोध किया था कि आप स्कूल एक सरकारी संस्था है और बड़ी मुश्किल से आपको याद दिलाऊं, मैं जब सरपंच था उस समय ये जो आज जितनी भी स्कूल में आपको जगह दिखाई दे रही है, ये बड़ी मुश्किल से हमने बहुत प्रयास करके इसको स्कूल में के हित में अपने उपयोग में लिया था, काम में लिया था। उस ज़मीन का अगर किसी व्यक्ति विशेष के नाम से या किसी संस्था विशेष के नाम से, तो सरकारी संपत्ति तो सरकारी स्कूल का पट्टा बनना चाहिए, सरकारी स्कूल के नाम से बनना चाहिए, किसी व्यक्तिगत नाम से क्यों पट्टा बने, इसका हमने उस समय विरोध किया था और आज भी उस बात पे कायम हूँ कि नहीं बनना चाहिए। ये स्वागत योग्य है कि उन्होंने स्कूल में चाहे उन्होंने ट्रस्ट के पैसा लगाया हो, चाहे उन्होंने चंदा ला करके दिया हो, स्कूल में उन्होंने काम किया, उनका हमने स्वागत भी किया था और आज भी उस बात का हम शुक्रिया अदा करते हैं। रही बात अध्यक्ष की, तो हमने ये विरोध किया था और वो विरोध जायज़ भी था, क्योंकि महंत जी ने अपनी खुद की एक निजी संस्था पैरेलल 10वीं तक का स्कूल, 12वीं तक का स्कूल उन्होंने खुद ने अपना शुरू कर दिया। अब एक प्राइवेट स्कूल का संचालक उसी गांव में सरकारी स्कूल का विकास कमेटी का अध्यक्ष रहना ना तो न्यायसंगत है, ना ही विवेकपूर्ण है, इसलिए हमने विरोध किया था और आज भी उस बात पर मैं कायम हूँ। तो सर आज भी बात करें तो आज भी तो अध्यक्ष जो है सो महंत जी हैं सर। देखिए, हमने विरोध किया था, उसके बाद में कुछ लोगों को ऐसा लगा वहाँ क्या है कि उस समय लगभग 5-7 महीने बाद में सरपंच के चुनाव थे, इसलिए सरपंच के चुनाव की राजनीति हावी हो गई और दोबारा उनको अध्यक्ष बना करके और आगामी सरपंच की पटकथा लिखने की शुरुआत की गई थी और उसी पटकथा के अनुरूप जो है वो महेंद्र रूपनाथ जी जो है पिछली बार सरपंच बने थे। लेकिन बात वही है, जो बात जिस ठीक है, आज वो अध्यक्ष हैं, गांव के जो लोग चाहते हैं उन्होंने अध्यक्ष बनाया, लेकिन मैं इस बात से आज भी सहमत नहीं हूँ कि एक प्राइवेट स्कूल का संचालक उसी गांव में जो प्राइवेट स्कूल चल रहा हो तो वो उसी गांव के सरकारी स्कूल का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, वो न्याय नहीं कर पाता। तो सर अगर बात करें कि आप जैसे बोल रहे हो भाई वो ज़मीन हड़पना, इस बात का क्या प्रमाण है कि सर वो ज़मीन हड़पने चाहते थे सर? नहीं तो पट्टा किस लिए चाह रहे थे? प्रमाण के रूप में कोई आदेश या कोई आदेश की कॉपी, जैसे आप बता रहे हो आवेदन पत्र या किसी प्रकार की? उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया था कि हम इसको 4 भागों में बांट करके और विकास करवाना चाह रहे थे। विकास की आड़ में वो ज़मीन, चूँकि जब आदमी के पास में पैसा होता है और एक बहुत बड़ी संपत्ति होती है तो आदमी ये चाहता है कि सब कुछ मैं अपने ट्रस्ट के अधीन कर लूँ या अपने अधीन कर लूँ। ये जो है विस्तारपूर्ण नीति, विस्तार करने की जो नीति है, इसका नहीं होना चाहिए। देखिए, गांव में हमारी सामूहिक स्कूल है, धर्मशालाएं हैं, गौशालाएं हैं, इस प्रकार की जो संपत्ति है वो संयुक्त स्वामित्व की होती हैं, पूरे गांव की होती हैं। उन्होंने प्रयास किया था कि 20-21 लोगों का एक कमेटी बना करके उस कमेटी के माध्यम से ये सब करें। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये बताऊं कि जो विद्यालय विकास समिति का जो हमारे बैंक में अकाउंट था, जो मेरे ख्याल में जब स्कूल निर्मित हुआ था, ये शायद 90 से पहले की बात है, उस समय जो खाता खोला गया था, उन्होंने उस खाते को महंत रूपनाथ कोई ट्रस्ट था, ऐसा कुछ महंत रूपनाथ विज्ञान ट्रस्ट या ऐसा कुछ नाम दे करके उन्होंने उस खाते को ट्रांसफ़र करवा लिया था। वो तो खाता फिर वापस जब गांव के लोगों को पता चला और विरोध किया तब वापस वो खाता आया था। तो इससे बड़ा कोई सबूत जो लिखित में ऑन रिकॉर्ड है। चलो ये तो सर अच्छी बात है कि आपके समय में आपने बहुत मेहनत करके और गांव वालों को साथ लेकर के
स्कूल की 4 दीवारी निर्माण करवाई और स्कूल जो है आज गोगा मेडी में संचालित है। तो सर चलो ठीक है भाई, स्कूल आपने बनवाया है और क्या, तो मेहनत जी ने सर जैसे बात करें अभी पैसे लगाए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम योगदान दिया है। तो सर बात करें, चलो ठीक है आपने भाई ज़मीन हड़पने, ज़मीन एक ट्रस्ट के निजी नाम होने से आपने रोकी है, लेकिन उसके बाद भी सर जब नाम लिखने की बारी आई थी महंत जी का भी, उसके विद्यालय पर उन्होंने जो है 200 लाख रुपए लगाए हैं, अभी उनका नाम लिखा, उसके बाद भी नाम लिखने का भी विरोध किया गया था सर। नहीं, नाम लिखने का विरोध सरकारी स्कूल का नाम व्यक्तिगत नाम पर क्यों हो? जो 2 करोड़ रुपए बता रहे वो उन्होंने कोई निजी संपत्ति के रूप में नहीं लगाए थे, जनता का चंदा था। उससे पहले भी 2 करोड़ रुपए गांव में लोगों ने चंदा करके लगा रखे हैं, तो फिर क्या कोई नाम लिखाएगा उसके ऊपर? ठीक है, जोड़ तोड़ करके उन्होंने ये फाइल अप्रूव करवा ली और हमने भी विरोध करना छोड़ दिया था। तो बाकी गलत तो गलत ही है। सर गोरखटीला जो ज़मीन का मामला है उसके बारे में आपसे बेहतर शायद ही कोई गोगा मेडी में जानता हो सर। देखिए, ये तो मैं दावा नहीं करता कि मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं इसके बारे में बहुत गहराई तक गया भी हूँ, काफ़ी कुछ जानता भी हूँ। और मैंने इसके लिए मेरे कार्यकाल में, चूँकि ये ज़मीन जो थी ये जब मैं सरपंच बना तब लोगों को ध्यान नहीं था, ये ज़मीन ग्राम पंचायत गोगा मेडी की संपत्ति थी और बस्तियों एवं आबादी के लिए सुरक्षित थी। लेकिन उन्होंने, चूँकि गांव के लोगों को ज्ञान नहीं था, और कब्ज़ा मंदिर ट्रस्ट का कब्ज़ा मान लीजिए चाहे उपयोग मान लीजिए, उपयोग में वो ले रहे थे, उसका मेले में बोली करवा करके वो कर रहे थे। और मेरे कार्यकाल में मैंने जब ये बात किया, चूँकि प्रशासन जो है वो हमेशा ताकत के साथ होता है और ताकत ट्रस्ट के पास में इतना अनाप शनाप पैसा है, तो सब लोग उनकी हाजिरी में उस समय भी थे। तो उस समय हमने एक कोर्ट से रिलीफ मांगी थी और बहुत कम लोगों को ध्यान होगा, नई पीढ़ी के आप जैसे बच्चों को तो ध्यान ही नहीं है इस बात का कि उसमें जो नोहर की लोअर कोर्ट है उससे स्टे हो गया था। उस स्टे की अपील एडीजे के यहाँ हुई, वहाँ से उनकी अपील खारिज हुई, हाई कोर्ट से उनकी अपील खारिज हुई और स्टे में उनको पाबंद किया था कि आप जो है ये ग्राम पंचायत की संपत्ति है उसको उसी के रूप में रहने दें। मीनवाइल सन 2000 के आसपास ये 97-98 में शुरू हुआ था, चूँकि कोर्ट की प्रक्रिया हमारे यहाँ बहुत धीमी है। 2000 में जैसे ग्राम पंचायत के रिजर्वेशन के रूप में दूसरा सरपंच आया, तो उस कार्यकाल में उन्होंने येन केन पर कैंट सरपंच को, और उसमें गोरखटीला वासियों का भी मैं दोष मानता हूँ, उन्होंने खुद ने एक प्रस्ताव पास करवा कर ग्राम सभा का, हालांकि वो प्रस्ताव नल एंड वॉइड है कानून की भाषा में अगर बात करें। आज भी अगर कोई उसको मुकदमा लड़ना चाहे तो वो नल एंड वॉइड है। वो प्रस्ताव पास करके ज़मीन गोरखटीला को सौंप दी थी। उसके बाद में क्योंकि संपत्ति पर क्लेम कौन करे भाई, जब ग्राम पंचायत की संपत्ति थी तो ग्राम पंचायत का सरपंच ही उसके ऊपर क्लेम कर सकता था। आज तक किसी भी सरपंच ने उस को वापस ग्राम पंचायत में लाने के लिए क्लेम नहीं किया। जब वो जमाबंदी में ये नाम था आबादी बस्तियों के लिए सुरक्षित भूमि, तो गोरखटीला वाले एक एसडीएम कोर्ट में वाद लेकर के आए और बाद में मेला ग्राउंड गोगा मेडी उसका टाइटल चेंज कर दिया। तो मेला ग्राउंड गोगा मेडी भी है, मान लीजिए अगर उसको भी हम सही मानते हैं, क्योंकि मेले के उपयोग भोग में आती रही है ज़मीन, तो मेला ग्राउंड गोगा मेडी भी है, तो ग्राम पंचायत या मालिक है, और या दूसरे रूप में माने तो नोटिफाइड एरिया है देवस्थान विभाग का, या फिर देवस्थान मालिक है। ट्रस्ट तो फिर भी मालिक नहीं है किसी भी रूप में, कानूनी रूप में ट्रस्ट आज भी मालिक नहीं है, उस समय में मालिक नहीं था। लेकिन ये जो भी सरपंच बने हैं उनकी कमजोरी रही है, और आज वर्तमान में तो खैर स्वयं ही सरपंच है, इसलिए हम उनसे तो उम्मीद कर ही नहीं सकते। मजबूत कभी कोई सरपंच बनेगा तो हो सकता है वो ज़मीन वापस का, थोड़ा पेचीदगी है, थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन कानूनन वो संपत्ति जो है वो गोरखटीला प्रन्यास की संपत्ति नहीं है। तो सर आप तो कानून दर कानून स्टेप बाय स्टेप चले हो सर। तो जैसे व्यवहारिक रूप से अगर हम बात करें, व्यक्तिगत रूप से, जैसे आप भी गोगा मेडी के निवासी हैं और महंत जी भी बचपन से, इनका बचपन जो है गोगा मेडी में व्यतीत हुआ है, आपके साथ भी उनका बचपन बीता है।
तो सर व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली रूप से आप कभी उनसे मिलकर आग्रह किया है कि भाई ये ज़मीन जो आप 10 किला है या 12 किला जो भी है, जो जहाँ पे ग्रामीण निवास कर रहे हैं उनको आप सौंप दीजिए, ऐसा कुछ निवेदन किया सर व्यक्तिगत रूप से मिलकर? व्यक्तिगत रूप से हमने निवेदन किया था, और जब व्यक्तिगत रूप से उन्होंने उस बात को नहीं माना तभी तो कोर्ट गए थे भाई। जब उन्होंने मना कर दिया था तो कोर्ट में जाने का तो रास्ता, विकल्प जो था उसके बाद में मजबूरी में चुनना पड़ा था। अगर मान लेते, उसके बाद में मैंने बहुत बार आग्रह किया है कि ये संपत्ति ग्राम पंचायत की, आप ग्राम पंचायत में सौंप दीजिए। देखिए आज लगभग आपको ध्यान होगा कि साल के लगभग 5-6 करोड़ रुपए की ऑक्शन होती है वहाँ, वो 5-6 करोड़ रुपए गांव के विकास में लगे। तो एक पंचवर्षीय योजना में जो है गांव में जो भी सुविधाएं एक आदर्श गांव में होनी चाहिए वो सारी की सारी सुविधाएं विकसित हो सकती हैं। लेकिन अब तो चूंकि मेला ग्राउंड गोगामेडी हो गया, किसी भी सरपंच ने चैलेंज नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि वो संपत्ति कभी ग्राम पंचायत को वापस मिलेगी। हाँ, देवस्थान विभाग को मिलने की उम्मीद मैं करता हूँ, ज़्यादा उम्मीद है कि देवस्थान विभाग जैसे गोगा जी मंदिर की देख रेख वो करते हैं, मंदिर के आसपास की भूमि का जो संचालन और वो सब वो देख रेख करते हैं, उसी प्रकार से चूँकि मेला ग्राउंड गोगामेडी है तो नोटिफाइड एरिया है, गोगा जी का सारी देख रेख जो है वो देवस्थान विभाग करता है। तो शायद देवस्थान विभाग या ग्राम पंचायत दोनों को मिलनी चाहिए, दोनों में से किसी को भी मिले। तो सर महंत जी कई बार दावा कर चुके हैं, अभी विधानसभा चुनाव हुए थे तो उनमें गांव में उनका एक दौरा था, तो उस दौरों में उन्होंने कहा था कि मेरे पास जो है 1952 से मेरे दादा परदादा ध्याननाथ मिश्रीनाथ जी के समय की लिखित दस्तावेज उपलब्ध है। सर झूठ बोलते हैं सर, कह रहे हैं प्राचीन समय में जो ये जो आसपास मंदिर के जो भी क्षेत्र है, ये पूरी ज़मीन जो है मंदिर के नाम थी। तो जो मंदिर के जो उस समय के जो महंत थे, जो जगह वो बताते थे वहीं पर लोग जो है निवास रहते थे। प्राचीन समय में देश आज़ाद होने से पहले तो ये सारा का सारा एरिया जो है ज़मीनें थी वो राजा महाराजाओं के नाम हुआ करती थी। आज उनके पास में क्या है? सर अगर बात करें जैसे 1995 से लेकर 2000 के बीच आप सरपंच रहे थे, और ये जो बात है सर लगभग 2000 बाद की बात है। हाँ 2000, देखिए ये जो विवाद शुरू हुआ था ये तो शायद 97-98 में शुरू हुआ था, और ये गोरखकिला को जो ज़मीन सौंपी है शायद 2001 की बात है। अच्छा, तो सर जैसे आपको 2000 सन के बाद बता दो सर, सबसे पहले आपने ग्रामीणों को जो सूचित किया तो किस प्रकार से ग्रामीणों क्या रिस्पॉन्स रहा? क्या आपको मतलब सहयोग मिला या फिर पीछे खिंचाए, क्या हो रहा? देखिए गांव के लोग हमारे भोले भाले लोग होते हैं, उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। और फिर गोरखकिला मंदिर के जो महंत जी हैं उनका ओरा या उनकी गद्दी इतनी बड़ी है कि वो जो भी कुछ कहें तो उसके ऊपर सामान्य रूप से हर आदमी विश्वास करता है। सामान्य रूप से ये मानता है कि भगवान में व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, या भगवान में इनको किस लिए करना है, को इनको पोतों के लिए धन करना है कि बच्चों के लिए धन करना है, इस प्रकार की भावना करके उन्होंने गांव को बहकाया। अगर गांव हिम्मत करता और गांव जागरूक होता तो ये ज़मीन कभी जाती ही नहीं। और जब 2001 में सौंपी थी तो गांव के लोगों ने, मेरे पास में शायद अभी भी कागज़ पड़े हैं, ग्राम सभा का जब प्रस्ताव हुआ था तब महंत जी मंदिर से जो गांव के काम करने वाले लोग थे उनके गांव वालों की ट्रॉली भर करके लाए थे ग्राम सभा में उनके हस्ताक्षर करने के लिए। और जो हस्ताक्षर हुए थे उसमें लगभग 70% 80% जो है वो गोरखकिला के लोगों ने हस्ताक्षर किए थे कि साहब ये गोरखकिला को सौंप दिया जाए। तो सर आगे भी आप जैसे भी आप बता रहे हो, भी हम पूरा प्रयास करेंगे और आपने किए भी हैं प्रयास। आगे कुछ जैसे बहुत से लोग आज भी आशा रखे हुए हैं भी हमें अपने ज़मीन का मालिकाना हक मिलेगा और हम भी अपने जो है मनपसंद जो भी मकान वगैरह जो भी है बना सकें, तो आगे कुछ प्रयास करेंगे सर आप? नहीं, मैं तो हमेशा ही तैयार रहता हूँ। मेरे प्रयास तो हमेशा, पिछले समय भी मैंने लिखा था, मुख्यमंत्री को पत्र दिया था, कलेक्टर साहब से भी मैं कई बार मिल चुका हूँ। लेकिन जब तक, देखिए ज़मीन किसकी है? ग्राम पंचायत की। जब तक ग्राम पंचायत इनिशिएटिव नहीं लेगी, ग्राम पंचायत इसकी शुरुआत नहीं करेगी, या जिन लोगों का हित उसमें बद्ध है, मैं तो बहुत दूर रहता हूँ तो मेरा तो उसमें सीधा हित है नहीं। तो जब तक गोरखकिला के निवासी या ग्राम पंचायत ये मिलकर के प्रयास नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल मामला है। इसके लिए सब लोगों को मिल करके अपने हित के लिए आवाज़ उठानी होगी। निश्चित तौर पे कानूनन हम लोग बहुत मजबूत हैं, गांव के लोग बहुत मजबूत हैं। अगर कानूनन
अगर हम कमज़ोर होते तो ये कभी के जो है हमें वहाँ से उठा करके फेंक दिए होते। इसलिए ठीक है, उन्होंने एक मिली जुली करके, मिली भगत करके अफसरों को मैनेज करके कैसे उन्होंने अपने पद के बल पर या अपने एक ओरा, अपने मेहनत या भगवान के आड़ में उन्होंने कैसे मैनेज करके ज़मीन का टाइटल चेंज करवा लिया हो, लेकिन टाइटल किसी भी सूरत में आज भी गोरखिला के नाम से नहीं है, गोरखिला के पक्ष में नहीं है। ज़मीन आज भी जो है कागज़ों में वो ग्राम पंचायत की या देवस्थान की है। अब देवस्थान टेक ओवर करे या ग्राम पंचायत आज भी वहाँ काम करे तो कोई दिक्कत, कोई मना करने वाला है ही नहीं उसको। तो सर, आरोप लगाए पूर्व सरपंच पर, एक बनवारी जी पर आरोप है कि उन्होंने जो है इस ज़मीन को पूर्ण रूप से उनको सौंपा है ट्रस्ट को। देखिए, सरपंच से ज़्यादा मैं गोरखिला के निवासियों को दोषी मानता हूँ। ठीक है, सरपंच ने ग्राम सभा का ये प्रस्ताव लिखा था, लेकिन हम लोग भी तो दोषी हैं। हमने भी तो ट्रैक्टर की ट्रॉली में चढ़ कर हस्ताक्षर करने आए थे, हमने खुद ने हस्ताक्षर किए हैं। सरपंच का दोष उतना मैं नहीं मानता, क्योंकि ग्राम सभा के प्रस्ताव में गांव के लोग अगर मना कर देते तो वो प्रस्ताव टर्न डाउन हो जाता। तो सर, आपने उस समय आपको पता था इस प्रकार का कुछ होने वाला, तो आपने सर मना किया था लोगों को? बिल्कुल मना किया था, मैं मना नहीं किया था। मैंने होने के बाद में भी उस जो ग्राम सभा का प्रस्ताव है, क्योंकि ग्राम सभा का प्रस्ताव या ग्राम पंचायत का कोई भी प्रस्ताव होता है वो अपीलेबल होता है, मतलब वो कोई अंतिम कोर्ट नहीं की, तो सबसे शुरुआती स्टेप होता है, प्रक्रिया में सबसे शुरुआती प्लेटफॉर्म है। उसके बाद में उस अपीलेबल होता है। हमने अपील के लिए प्रयास किया था, लेकिन गोरखिला का कोई भी हितबद्ध पक्षकार बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो सर, अगर बात करें जैसे महंत जी अब सरपंच जो है लगभग 4 साल के 4.5 साल के करीब हो गए, पीछे के सरपंचों के कार्यकाल में और अब के सरपंच के कार्यकाल में क्या फ़र्क आया है? कुछ ज़्यादा कुछ विकास हुए हैं या कुछ अच्छा कुछ हुआ है सर? देखिए, मैं जब सरपंच बना था गोगामेडी ग्राम पंचायत पहली बार अलग होकर के 95 में अलग हुई थी, तब से जितने भी सरपंच बने, बल्कि उससे पहले भी हम जब ढिलकी ग्राम पंचायत में थे या रामगढ़ ग्राम पंचायत में थे, तो हर सरपंच ने समय काल और परिस्थिति के अनुसार गांव के लिए अच्छा करने का प्रयास किया है। सब ने अपने अपने स्तर पर अच्छा काम किया है। उस समय बजट कम हुआ करता था, आज बजट कुछ ज़्यादा है, तो स्वाभाविक रूप से जब ज़्यादा पैसा लगेगा तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार ज़्यादा पैसा देगी तो ज़्यादा पैसा लगेगा। लेकिन सभी सरपंचों के कार्यकाल सराहनीय रहे और सब ने गाँव के हित में अच्छे काम किए। सर, पीछे एक मुद्दा उठा था, प्लाट का मुद्दा भी उठा सर। वो प्लाट जो है वो प्लाट ग्राम पंचायत का है या राजकीय विद्यालय, क्या मामला है सर? प्लाट वाला क्या मामला, थोड़ा सा विस्तार से बताने करें। कौन से प्लाट का? जैसे पीछे बात चली थी भी, जो है विक्रम सिंह जी ने जो है प्लाट का जो केस जो है विवाद जो जीत लिया है। नहीं, मैं समझा नहीं, आप कौन से प्लाट की बात कर रहे हो? प्लाट जैसे रामदेव जी मंदिर के इधर जो है। अच्छा, राम नहीं, वो राजनीतिक मुद्दा था। अच्छा। वो चूँकि गांव में कई बार क्या होता है कि जब किसी को डिफेम करने के लिए या राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा नहीं होता तो एक मुद्दा बनाया जाता है, तो वो उस समय एक मुद्दा बनाया गया था। उस प्लाट के बहुत पहले, सच्चाई कितनी है सर उसमें? मैं बता रहा हूँ, वो सब वो गलत, मैं बता रहा एक मुद्दा ही बनाया गया था। उस प्लाट के बहुत पहले राजकीय उस समय उच्च प्राथमिक विद्यालय था, उसकी 4 दीवारी बहुत पहले निर्मित हो चुकी थी। और आपने खुद ने देखा होगा कि उस प्लाट के और स्कूल के जो भूमि है उसके बीच में तो सरकारी हॉस्पिटल भी बना हुआ है, रामदेव जी का मंदिर भी बना हुआ है, सोसाइटी का गोडाउन भी बना हुआ है। तो वो ज़मीन कैसे हो सकती थी? असल में क्या था कि वो ज़मीन किसी को पता ही नहीं था कि वो ज़मीन ग्राम पंचायत की संपत्ति है। जब मैं सरपंच बना तो उससे पहले सब लोग उसको देवस्थान में मान के चलते थे, और उससे पहले एक बार, ये आप लोगों को तो, बच्चों को तो नहीं ध्यान है, गांव के जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको ध्यान है कि वहाँ कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने 5-6 छोटे छोटे दुकानें निर्मित की थी और वो देवस्थान विभाग ने तुड़वा दी थी, ये मानते हुए कि ये देवस्थान की भूमि है। इसलिए वो जो प्लाट है वो देवस्थान का मानते हुए, भाई देवस्थान की ज़मीन में है, ये मानते हुए किसी भी सरपंच ने वहाँ
पट्टा, बाकी सारी की सारी बेशकीमती ज़मीनें सब जगह के पट्टे जारी हुए थे, तो वो भी हो सकता था, कौन रोकने वाला था। लेकिन मैं जब सरपंच था उस समय देवस्थान विभाग की भूमि की पैमाइश की गई थी, और शायद जयचंद जी पटवारी थे और एक महेंद्र जी गोदारा पटवारी थे, मेरे को आज भी याद है। जब वो पैमाइश की गई थी, उस पैमाइश का जब सीमांकन हुआ तब ये ज्ञान हुआ कि ये जगह जो है ग्राम पंचायत की यहाँ बाउंड्री है, इससे इसके आगे देवस्थान की बाउंड्री है। तो उस समय वो था, हमने उस हमारे पास में जब पता चला, और भी लोगों को पता चला था, तो किसी व्यक्ति का प्रार्थना, मेरे को पूरा ध्यान नहीं है, किसी व्यक्ति का प्रार्थना पत्र आया कि उसका, तो उसको हमने बाकायदा पूरी वैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए आपत्ति नोटिस भी जारी किया, निरीक्षण रिपोर्ट भी करवाई, सब कुछ करवाते हुए वैधानिक प्रक्रिया से उसका पट्टा जारी हुआ था। और उस पट्टे को भी वो राजनीतिक रूप देते हुए पंचायत समिति में भी चैलेंज किया, सिविल कोर्ट में भी चैलेंज हुआ, मतलब पट्टा खारिज किया, वो प्रार्थना पत्र दिया गया, और फौजदारी कार्रवाई भी मुकदमा दर्ज करवा के साहब ये फर्जगारी किए। ये 3 तरह के मुकदमे उस समय किए थे। और चूँकि देखिए अंत में हमेशा जीत सच्चाई की होती है, वो तीनों मुकदमे जो है वो सच्चाई के पक्ष में गए, और तीनों मुकदमे में ग्राम पंचायत की जो कार्रवाई थी उस समय की वो सही मानी गई, और वो पट्टा कोर्ट ने वैलिड डिक्लेयर कर दिया। वो संपत्ति स्कूल की कभी थी ही नहीं। तो सर आप गोगामेडी में एक पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं और एक अच्छे अधिवक्ता भी हैं, और प्रशासन में आपकी अच्छी उठ बैठ भी है, और छोटे बड़े काम चाहे वो राजनीतिक हो और चाहे वो आर्थिक हो और चाहे वो समाज के काम, सब में आप आगे रहते हैं। तो सर बात करें नशे की, तो नशा जो है वो सर गोगामेडी में लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर आप एक अधिवक्ता के तौर पर या राजनेता के तौर पर कहीं ऊपर की तरफ आवाज़ उठाई है कोई? देखिए बिल्कुल नशा गोगामेडी में बढ़ता जा रहा है, और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि बात का राजनीतिकरण हो जाएगा। गांव के जितने भी हम सम्मानित लोग मानते हैं वो कहीं ना कहीं उस कारोबार से जुड़े हुए हैं। शराब ठीक है, एक सरकार के थ्रू और ठेका छोड़ करके बिकती है, लेकिन अवैध शराब का संचालन गोगामेडी में होता है। और अब तो गांजे की बहुत बड़ी तस्करी होती है। गोगा जी मंदिर के आसपास बहुत ज़्यादा मात्रा में गांजा लगातार बिकता है। कुछ लोग कई बार नहीं पकड़ में आते, विरोध करता हूँ, नहीं होना चाहिए, और गांव के बच्चों को इससे दूर रहना चाहिए। जो करता है उसकी जानकारी हो, पुलिस को बताओ, डीएसटी है उसको बताओ कि साहब फलां लोग कर रहे हैं। देखिए अगर नशा हमारे गांव में फैल गया तो हमारे बच्चों का सर्वनाश हो जाएगा। और मैं बिल्कुल आपको इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ, पूरा गांव इस बात को जानता भी है कि मैं थाने तहसील में छोटे मोटे काम होते हैं, लोगों की सिफारिश होती है, नाजायज़ जायज़ होती है, उसमें भी कई बार कहने में हर्ज नहीं करते साहब, इसकी मदद करना थोड़ी बहुत होती है। लेकिन मैंने आज तक दारू, जुआ, सट्टा, नशा का कोई मामला हो, मैंने आज तक पुलिस में थाने में किसी की सिफारिश में मैं नहीं गया कि साहब इसके अगर दारू पकड़ ले, सिफारिश करना है एक तरीके से प्रोत्साहित करना है। प्रोत्साहित करना है, सिफारिश अगर करते हैं तो प्रोत्साहित करना है। तो जैसे सर आप बता रहे हो भी सम्मानित जो सदस्य हैं गांव के, जो सामान्य गणमान्य नागरिक हैं, वो भी थोड़ा सा जुड़े हुए इस कारोबार से, तो आपने कभी व्यक्तिगत तौर से या गांव वालों को एक तरीके से संगठित करके उनसे निवेदन किया भी आप इस तरीके से इसमें थोड़ी सी कमी लाइए या उसको थोड़ा कम करने की कोशिश की? क्योंकि सर आज हम चाहे आप गोगामेडी चले जाओ, चाहे आप गोरखटीला आओ, चाहे आप गैरा डिपिन जाओ, हर जगह सर जो है नशा ही नशा दिखने को मिलता है। देखिए शराब जो है उसकी स्थिति ये है कि आज गोगामेडी में सरकारी लाइसेंस शुदा 5 दुकानें संचालित हैं। अब एक तर्क दिया जाता है और मैं भी उससे सहमत हूँ कि मान लो उस ठेके से ले जा करके कोई 11 डिपिन में बेच रहा है या कोई 2 जीजीएम में बेच रहा है, किसी भी चक में बेच रहा है, तो चूँकि ठेकेदार को तो आपत्ति नहीं, उसकी शराब बिक रही है। और मैं उसमें यूँ बुराई नहीं मानता कि जब सरकार ने ठेका खोल रखा है तो जिसको पीनी है उसको घर के नज़दीक मिल जाए। अगर वो मान लो अगर वहाँ नहीं मिलेगी तो वो गोगामेडी आकर के ले लेगा। गोगामेडी में 5 दुकानें 11 डिपिन भी संचालित होती रही है पहले आपके, अब तो शायद 5 दुकानें गोगामेडी में। तो जब 5 दुकान गांव में उपलब्ध हों तो 5 की जगह अगर 6ठी जगह बिक रही है तो
कोई उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। नशा तो लोगों को उपलब्ध हो ही रहा है। देखिए, शराब के बाद में अब जो चिंता का विषय है वो है चिट्टा, गांजा और ये अफीम, या आजकल अफीम की आड़ में केमिकल वगैरह सुनते हैं, ऐसा अखबारों में पढ़ते हैं कई बार। वो जो है उसकी अब सुनने में आता है कि चिट्टे की एक बार लत लगने के बाद में वो आदमी चिट्टा लेने के लिए कुछ भी, कितना ही बड़ा अपराध कर सकता है। इसलिए ऐसे तत्वों की पहचान की जानी चाहिए। आपके अड़ोस पड़ोस में, मेरे अड़ोस पड़ोस में जानकारी में कोई भी आए तो उसको, उसके माँ बाप को कहना चाहिए कि साहब बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, और फिर भी नहीं माने तो उसकी पुलिस को शिकायत करनी चाहिए। अच्छे पुलिस के अधिकारी जो हैं वो आजकल नाम सार्वजनिक नहीं करते। नाम अगर किसी ने किसी के बारे में बताया तो वो उसका जिक्र नहीं करते, उसके ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं, उसको पकड़ने की भी कोशिश करते हैं। और मैं अपील करता हूँ पूरे गांव के लोगों से कि अपने आसपास ऐसे लोगों को पनाह नहीं दें। ऐसे लोग अगर गलत काम करते हैं तो उनके साथ नहीं खड़े दिखें। तो जैसे सर आप बता रहे हो कि आप इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हो, तो सर आपने कभी विरोध किया है, संगठित होकर विरोध प्रकट किया है कभी? मैं हमेशा ही करता हूँ, मैं तो हमेशा करता हूँ। चुनाव के समय भी जब ये बात चलती है, चुनाव से पहले भी बात चलती है। और मेरा, चूँकि ये बात कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे तत्वों का जो है वो संगठन बहुत मजबूत होता है। तो वो लोग, चुनाव हारने का एक कारण ये भी है कि मैं कभी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करता, उनका विरोध करता हूँ, और वो लोग इसलिए समर्थन में नहीं आते। ये एक फैक्ट है, सब लोगों को पता है। तो सर बात करें लोकसभा चुनाव की, बात करें सर, अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और आप दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, आपको क्या लग रहा है सर लोकसभा चुनाव में? देखिए, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो चूरू लोकसभा तो जीतने जा ही रही है। चूरू के साथ साथ में राजस्थान में लगभग आधी से अधिक सीटें वो कांग्रेस जीत रही है। गोगामेड़ी से क्या लग रहा है सर, गोगामेड़ी में किसको बहुमत मिलने वाला है? देखिए, गोगामेड़ी टक्कर की बात कर रहे हैं सर। मैं बता रहा हूँ आपको, गोगामेड़ी मूल रूप से बीजेपी का गांव माना जाता है। और पिछले विधानसभा चुनाव में गोगामेड़ी ने मतलब बहुत बड़ी लीड दी थी बीजेपी को, 800 के आसपास लीड थी। मेरा इस चुनाव में अनुमान है कि वो लीड घट करके 150-200 के आसपास अधिकतम रह सकती है। गोगामेड़ी से जो है कांग्रेस बीजेपी जीत के निकलेगी, ये आपका कहने का मतलब ये नहीं? अधिकतम मैं ये मानता हूँ। देखिए, वोट आजकल वोट का कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो गया कि किसने किसको वोट दिए, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि चूँकि बीजेपी वाले दावा करते हैं कि यहाँ से जीत करके निकल रही है बीजेपी, तो मुझे लगता है कि अगर जीतेगी, हालांकि मैं इसमें भी मुझे प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि मैं गोगामेड़ी में 1300 के आसपास वोट कांग्रेस के मान करके चलता हूँ, 1300 1350। हालांकि उम्मीद ज़्यादा है, लेकिन इससे कम वोट नहीं होंगे। तो उस हिसाब से हम अगर कैलकुलेट करें तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूँ कि हो सकता है 100-150 वोट तक बीजेपी लीड कर जाए। तो सर अगर राहुल जी कस्वां की बात करें सर, राहुल जी कस्वां जो है पीछे जो है लगातार बीजेपी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका खानदान या उनके परिवार से बात करें वो लगभग सर बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और अब की बार उनकी टिकट कट गई तो सर वो कांग्रेस में आ गए, तो ये एक तरीके से दागी हो गए, बागी हो गए सर। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो उस व्यक्ति को बड़ी दाद देना चाहूँगा कि इस समय एक देश में भय और लालच का माहौल है। भाई, जिसको पैसे दे के खरीद सको तो उसको पैसे से खरीद लो, नहीं तो उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, पुलिस, मुकदमा फलां कैसे ही उसको दबा करके भय के वातावरण में। और फ्लो जो है पूरे देश में वो कांग्रेस या दूसरी पार्टियां छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करवाने का है। वो कैसे भी करवा, उनको मुकदमा करवा के, मुकदमा भय दिखा करके, कोई कमज़ोर कड़ी पकड़ करके, परिवार में, घर में या व्यक्ति से जीवन में कोई गलत काम अगर किया है तो उसका भय, पुलिस का दबाव बना करके सब बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं। ये एक पहला व्यक्ति मैंने ये देखा, एक शायद हिसार के एमपी साहब थे, ये मैंने पहला व्यक्ति देखा है राजस्थान की राजनीति में जो बीजेपी छोड़ करके
अमित शाह और नरेंद्र मोदी का इतना खौफ है कि ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, सब संस्थाओं को उन्होंने पंगु बना रखा है, अपनी जेब में रख रखा है, और इसने उन सब का दबाव सहते हुए और बीजेपी छोड़ने का साहस दिखाया। तो मैं तो मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बेदाग व्यक्ति था। नहीं तो अगर कुछ गलत किया हुआ होता, उन्होंने इतने लंबे समय तक 35 साल के शासन किया है, उन्होंने सत्ता में रहे हैं, विरोध में भी रहे हैं, तो अगर कुछ गलत किया होता तो ये हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो 35 साल बाद में उन्होंने इतनी इस परिस्थिति में बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन की है। मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा और दाद देना चाहूँगा। तो सर मुद्दे बहुत हैं, जनता पार्टी के पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं, कांग्रेस किस मुद्दे पर लड़ रही है सर? देखिए, उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। ये भ्रांति फैला रखी है उनके पास में मुद्दा। उनके पास में एक ही मुद्दा है, सांप्रदायिकता का, हिंदूवाद। राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर तो गोगामेडी में भी है, और भगवान राम अगर हैं तो हमारे वेद और शास्त्रों में लिखा है कि कण कण में भगवान है, कोई उस राम मंदिर में कोई ज़्यादा है क्या? लेकिन चूंकि ये भावनात्मक रूप से बना दिया, आप सोशल मीडिया पर देखते हो सारे दिन हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा उनके पास में कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस के पास में एक विरासत है। कांग्रेस ने 70 साल तक इस देश में, आज कहने को ये कहें कि साहब कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे। देश में सुई तक बनाने की तकनीक नहीं थी। देश के पास में पुलिस नहीं थी। मात्र शायद 200, 400, 300 गांव ऐसे हुआ करते थे जिनमें बिजली हुआ करती थी, किसी रूप में एक एक बल्ब की बिजली हुआ करती थी। आज इतना बड़ा सड़कें नहीं थी, रेलवे ट्रैक नहीं थे। कांग्रेस ने 70 साल में आज इतना बड़ा नेटवर्क बनाया। विश्व की सबसे बड़ी जो है रेलवे ट्रैक हमारा है। ये किसने दिया? कांग्रेस ने तो बनाया था। जिस देश में सुई बनाने की तकनीक नहीं हुआ करती थी, उस देश में इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाई, आपके सार्वजनिक उपक्रम बनाए, पब्लिक सेक्टर में उन्होंने पैसा लगाया, बड़े बड़े डैम बनवाए, बांध बनवाए, नहरें बनवाई। आज ये देख रहे हैं। अब इनसे तो 1988 में इंदिरा अपनी ये सिद्धमुख कैनाल प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, इनसे जो है वो मुर्बाबंदी नहीं हो पा रही है। हालांकि इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों का शासनकाल राजस्थान में हुआ है, लेकिन इनसे उनके ज़मीनों की मुर्बाबंदी और जो चकबंदी है वो नहीं हो पा रही है। आप देखिए कांग्रेस ने 70 साल में कितने काम किए। इनके पास में कोई मुद्दा ही नहीं हिंदू मुस्लिम के अलावा, बीजेपी के पास में तो। और एक समय होता है, थोड़े दिन बाद में लोग समझेंगे। तो जैसा सर आप बता रहे हो, अभी सांप्रदायिक मुद्दों पर जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। तो सर जैसे बात करें भी, अब आज के समय में जैसे जातिवाद भी सर बढ़ता जा रहा है, छोटे स्तर पर बड़े से, जहाँ तक माने अपने गाँव में भी जैसे इस चीज़ ये देखने को मिल रही है सर। देखिए, गलत है, बढ़ रहा है जातिवाद। और ये सब राजनीतिज्ञ लोग जो हैं वो अपने वोट बैंक बनाने के लिए जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और चिंताजनक है, नहीं होना चाहिए। सर अभी सरपंच के चुनाव है सर दिसंबर के अंदर, दिसंबर जनवरी लगभग चुनाव है सर, और आप भी उम्मीदवार रह चुके एक बार सरपंच के। हाँ बिल्कुल। तो आपको अब आगे आगामी सरपंच में उम्मीदवार जैसे ओबीसी या मान लो सामान्य अगर आती है सीट, तो आप रहेंगे सर? नहीं, ये तो मैं तो खैर चुनाव स्वयं तो नहीं लड़ूंगा। मैं बड़े स्पष्ट रूप से ये कर देना चाहता हूँ कि मैं तो एक बार ही सरपंच का मैंने चुनाव लड़ा, दोबारा मैंने लड़ा भी नहीं, क्योंकि मैं कानूनी रूप से भी एलिजिबल नहीं हूँ। और दूसरी चीज़, अब एक बार सरपंच रह चुका, बाकी सारे के सारे सरपंच लोग हैं सब अपने परिवार के, अपने भाई जैसे ही हैं। कोई भी बने, अच्छा व्यक्ति बने। अब ये कौन बनेगा, ओबीसी आएगी तो कौन उम्मीदवार होगा, एससी आएगी तो कौन होगा, या जनरल आएगी तो कौन होगा, ये सब उस समय की बात है। सब लोग गांव के लोग बैठ करके तय करेंगे, कोई उम्मीदवार घर से तो बनता नहीं है। गांव के सब लोग बैठ करके तय करेंगे, जो अच्छा होगा उसमें हम सब मिल करके उसका सहयोग भी करेंगे। तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? दर्शकों को एक ही संदेश है, विशेष तौर पे गांव के लोगों को, कि हम लोगों को सब जातिवाद से दूर रह करके मिलजुल करके रहना चाहिए। और गांव में जो ये नशा है, क्योंकि नशे का मूल जो अभी स्थान है
बिकने का, वो गोगा जी मंदिर के आसपास का क्षेत्र है। तो वहाँ जो गांव के बच्चे हैं उनको दूर रखें, और बाहरी लोग जो हैं अगर वो गांव में आकर के इस प्रकार के हमारे बच्चों को बरगलाते हैं तो उनको उनसे दूर रखें, अपने बच्चों पर नज़र रखें, बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और शिक्षा की तरफ जो है वो ध्यान दें। हमारे गांव में पिछले काफ़ी समय से बहुत अच्छा माहौल है, बहुत सारे हर साल कोई ना कोई सरकारी नौकरी भी लग रहा है, और शायद 8-10-9 बच्चे गांव के जो है वो मेडिकल में भी सिलेक्ट हो गए हैं, कुछ पास आउट होकर के आगे डॉक्टर बन करके आगे कुछ अभी पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा की तरफ ध्यान दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों पर नज़र रखें कि बच्चा क्या कर रहा है। तो ये हमारे गोगामेडी से विक्रम सिंह जी राठौड़ एक अच्छे अधिवक्ता हैं और पूर्व सरपंच रह चुके हैं। तो आपको हमारा ये जो कंटेंट है ये कैसा लगा, और जो भी जैसे नशे की बात इन्होंने की है, तो इस प्रकार की बातों को जो है नशे का विरोध जो है इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, नशे का विरोध होना चाहिए, और इस प्रकार की बातें जो आगे फॉरवर्ड होनी चाहिए। तो धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।